जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और आशा करता हूं कि इस बार भी आपको उनमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम, और वो केवल हम देखेंगे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये रहा कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण एवं इसके उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है और इस बार भी शायद देखने को मिल सकता है। ये एक RBSE 2014 में भी पूछा गया था। तो देखो, बेकिंग सोडा जो है उसके बनाने की विधि, समीकरण एवं इसके उपयोग बताने हैं। तो बेकिंग सोडे को हम कैसे बनाते हैं, देखो तो बेकिंग सोडे को हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड की किस किस से विक्रिया करवाते हैं, CO2, H2O एवं NH3। तो जब हम इनको मिलाते हैं तभी अमोनियम क्लोराइड एवं NaHCO3 बनता है, और ये जो NaHCO3 है यही हमारा बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमको एक तो नमक चाहिए NaCl, साथ में जल H2O, CO2 और अमोनिया। जब इन सब को मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड एवं साथ में हमको ये बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडे का, और प्रति अम्ल के रूप में भी इसको हम काम में लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था कि जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता था। तो ये बेकिंग पाउडर होता क्या है, जो ये खाने का सोडा होता है, ये जो बेकिंग सोडा होता है वह टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। अर्थात जो बेकिंग सोडा है उसके साथ अगर हम टार्टरिक अम्ल को मिला देंगे तो ये जो मिश्रण बनेगा उसको हम कहेंगे बेकिंग पाउडर। देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो बेकिंग सोडा होता है और बेकिंग पाउडर होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, ये खाने का सोडा जिसे कहते हैं NaCO3 होता है। अगर पूछे कि बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो इस बेकिंग सोडे में NaCO3 में अगर हम टार्टरिक अम्ल को मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो ये रहा बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा एवं हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। जो रासायनिक समीकरण होती है जिसमें एक तरफ अभिकारक होते हैं और दूसरी तरफ उत्पाद होते हैं, उनको हम संतुलित क्यों करते हैं। देखो, इसके दो कारण हैं। एक तो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि जो भी हमारे पास पहले अभिकारक थे और बाद में जो उत्पाद बने हैं, इनका जो द्रव्यमान है वो बराबर होता है। तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए हम इन्हें संतुलित करते हैं। दूसरा ये कि जितने भी हमारे पास अभिकारक होते हैं और बाद में जो उत्पाद में बदल जाते हैं, तो उत्पाद में जितने भी जो परमाणु हैं, तत्व के परमाणु, वो अभिकारक में उपस्थित जितने भी तत्व के जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर होती है। अर्थात अभिकारकों में जो परमाणु की संख्या उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर होती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि मरकरी या पारद के एक अयस्क का नाम बताइए। जो मरकरी है उसका हमको एक अयस्क का नाम बताना है। तो अयस्क का नाम है सिनाबार, और सिनाबार का सूत्र क्या होता है, HgS। सल्फ्यूरिक सल्फाइड भी होता, सॉरी मरकुरिक सल्फाइड भी होता है HgS। तो ये सिनाबार का सूत्र हो गया HgS। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि सिनाबार जो है वो किसका अयस्क होता है, उल्टा भी, तो ये मरकरी या पारद का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दीवारों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल से विक्रिया कराने पर तैरना प्रारंभ क्यों करता है। जो भी कैल्शियम या मैग्नीशियम है जब वह जल के साथ विक्रिया करता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम जल के साथ विक्रिया करता है तो वह तैरना प्रारंभ क्यों कर देते हैं। तो देखो, जल के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये थोड़ी धीमी विक्रिया होती है। तो ये रहा कैल्शियम प्लस जल, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब जल के अंदर डालेंगे
तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो इस धातु की सतह पर चिपक जाती है। जब ये धातु की सतह पर चिपक जाती है तो वो जो गैस है इस धातु को जल की सतह पर ले आती है। तो देखो यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन है वह जलाने के काम आती है, लेकिन ये जो ऊष्मा निकलती है वो उसको जलाने में सहायक नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इसलिए अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु की सतह पर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, जिससे यह तैरने लगता है। अर्थात दोनों में सेम ही हमारे पास कारण रहेगा, चाहे वो कैल्शियम हो या मैग्नीशियम। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जल के साथ अभिक्रिया करके। जो साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है वह इन्हीं धातु की सतह पर चिपक जाती है। जब ये हाइड्रोजन गैस जब चिपक जाती है तो इस धातु को जल की सतह पर ले आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कि दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है। जो दीवारों पर हम सफेदी करते हैं वो किसके विलयन का उपयोग करते हैं। तो देखो, तो पहले हम लेते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र होता है बिना बुझा हुआ चूने का। और जब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, तो देखो जल के अंदर डालेंगे H2O, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी पूरा जलीय विलयन बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के अंदर डाला तो ये भुजा हुआ चूना बन गया। अर्थात पानी, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था उसको हम पानी के अंदर डाल दिए तो ये भुजा हुआ चूना हो गया। अब इसी का उपयोग हम करते हैं सफेदी करने में। जैसे हम बाजारों में जो लेकर आते हैं कली, जो पत्थर आता है, पत्थर पहले इसमें जल में डालने से पहले वो जो पत्थर होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम उसको जल के अंदर डालेंगे तो उसमें बहुत सारी ऊष्मा भी निकलेगी और ये पानी के अंदर घुल जाएगा। जो घुल जाता है उसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना, अर्थात भुज गया भुजा हुआ चूना, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी का उपयोग करते हैं हम सफेदी करने में। तो देखो, इस अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? भुजे हुए चूने। और भुजा हुआ चूना ये है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि बिना भुजे हुए चूने का सूत्र बताइए। तो बिना भुजे हुए चूने का तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और भुजे हुए चूने का सूत्र बताइए तो भुजे हुए चूने का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत का निर्माण कर देता है। जैसे ही अगर हम सफेदी करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बाहर वातावरण में उपस्थित CO2 गैस से विक्रिया करती है और धीरे धीरे जो है वह जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और दीवारों पर चमक आ जाती है। अब ये जो दीवारों पर चमक आती है वो किस कारण आती है? देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी, जब हम उस पर, जैसे यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पर अगर सफेदी करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परत होगी। अब ये जो वायुमंडल में CO2 गैस है उससे विक्रिया करेगी और बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जब सूखने के बाद जो परत रह जाएगी ये वो होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि चमकदार परत होती है वो, और साथ में जो जल है वह बाहर निकल जाएगा। फिर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कठोर जल को मृदु बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कठोर जल को मृदु बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जो भी कठोर जल है, कठोर जल उसको अगर हमको मृदु बनाना है तो उसमें हम क्या मिला देंगे? सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। तो कठोर जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब कठोर जल और मृदु जल क्या होते हैं? कठोर जल का मतलब हो गया कि साबुन इनमें अच्छी तरीके से झाग नहीं दे पाते, वो कठोर जल होता है। और मृदु जल मतलब जिसमें साबुन जो है वो अच्छे से झाग दे देता है। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल, जो भी हमारे पास यौगिक होता है उन यौगिकों के अणुसूत्र में अंतिम में जो जल के अणुओं की संख्या होती है उन्हीं को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अर्थात जैसे ये कॉपर सल्फेट हमारे पास ये यौगिक है और लास्ट में जुड़ा हुआ 5H2O।
तो ये जो जल के अणुओं की संख्या है इन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। और ये जो जल है इनको रंग प्रदान करते हैं, जितने भी जो यौगिक हैं इनको क्या करते हैं, रंग प्रदान। तो इनमें जो रंग होता है वो इस क्रिस्टलन जल के कारण ही होता है। अगर हम इसको गर्म करके अगर ये पूरा जल जो है बाहर निकाल देंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा। इसमें क्रिस्टलन जल 5 अणु हैं। क्रिस्टलन के कितने हैं, 5। और ये गैस का अगर देखें दाउन छोड़ेगा Na2CO3 10H2 होता है, तो Na2CO3 10H2, ये 10H2 यहाँ पर आ गया, तो ये जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10, तो ये क्रिस्टलन जल हो गया। इसी तरीके से जैसे जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, तो यहाँ पर 2H2O यहाँ पर भी आ गया, तो जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो इस तरीके के यौगिकों को जिनके लास्ट में जल के अणुओं की संख्या जुड़ी हुई है उनको हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, नामांकित चित्र बनाइए। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन पर IMP लगा लेना, बहुत बार पूछा गया है कि धातुएं जब अम्ल के साथ विक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस की हमको जांच करनी है कि वह निकली हुई गैस हाइड्रोजन ही है, तो उसका नामांकित चित्र जो है ये हमको कुछ इस तरीके से बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने एक परखनली ले लिया, धातु की करवानी है अम्ल के साथ विक्रिया, तो इसमें हम अम्ल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये रहा तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। अब इसकी विक्रिया धातु से करवानी है, तो धातु के टुकड़े, तो यहाँ पर जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस साबुन के घोल में से जब बाहर निकलेगी ये बुलबुलों के रूप में। अब हाइड्रोजन गैस की एक विशेषता है यह कि फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। अब हमको ये पहचान करनी कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, इसके पास में लेकर आएंगे मोमबत्ती, और मोमबत्ती हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। ये रहा फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। तो इस तरीके से हमको ये डायग्राम बनाना है। अगला क्वेश्चन, द्विविस्थापन विक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। द्विविस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं? देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन विक्रियाएं कहते हैं। ये RBSc 2014 में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो द्विविस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं? जो भी हमारे पास अभिकारक हैं उनमें जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान होना ही क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर ये सोडियम धातु है, यहाँ पर बेरियम धातु, और सल्फेट अधातु और क्लोरीन अधातु। अब इसमें होगा क्या, ये जो सोडियम और ये जो बेरियम धातु है, अब ये वाला जो सल्फेट है इस बेरियम के साथ जुड़ जाएगा और क्लोरीन है इस सोडियम के साथ आकर जुड़ जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा इनका। तो ये सल्फेट तो इसके पास जुड़ जाएगा, क्लोरीन इसके पास, तो क्लोरीन इसके पास आएगा तो NaCl बना लेगा, और BaSO4 इसके पास आएगा तो BaSO4। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है ये श्वेत पदार्थ बनता है जिसको अवक्षेप भी कहते हैं। लेकिन ये जो है ये अविलय होता है, ये घुलता नहीं है, ये क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है ऊपर ठोस पदार्थों में। ये श्वेत अवक्षेप पदार्थ होता है बेरियम सल्फेट। दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, जैसे लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है, तो ये नाइट्रेट ये तो पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा और ये जो आयोडीन है इस लेड के साथ जुड़ जाएगा, तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये दोनों द्विविस्थापन विक्रिया के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये शायद क्लियर होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपको शायद क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो अभ्यसद में आए या फिर रिक्त स्थान में या फिर छोटे क्वेश्चनों के अंदर, कि जो मिश्र धातु है उसका एक एग्जाम्पल ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसे पीतल है, पीतल वो पीतल किन किन से मिलकर बना होता है? पीतल मिलकर बना होता है तांबा और जस्ता। इसी तरीके से जो कांसा है, कांसा वो किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा और टिन। शोल्डर जो है, शोल्डर वह किस किस का बना होता है? शीशा और टिन। तो पीतल को हम एक शब्द से याद रख सकते हैं, पिताजी शब्द से। पिताजी, पिताजी से कैसे याद रखेंगे? पी का मतलब हो गया पीतल,
ता का मतलब हो गया तांबा और जी का मतलब हो गया जिंक या दस्ता। तो पिताजी शब्द से शायद याद रहेगा आपको पीतल वाला। और कांसा जो शब्द है कांसा, जैसे हम बोलते हैं ना उसको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तो कोटि शब्द से हम याद रख सकते हैं कांसा को। कोटि का मतलब कैसे हो गया कॉपर, को का मतलब क्या हो गया कॉपर, और टी का मतलब हो गया टिन। तो जो कांसा है वह कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है कोटि। और सोल्डर जो है वो शीशा और टिन से। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण विक्रिया किसे कहते हैं, स्टार लगा लीजिए इस पर। अवक्षेपण विक्रिया किसे कहते हैं। वैसे द्विस्थापन विक्रिया का एक प्रकार है, जिसे हमने अभी पीछे द्विस्थापन विक्रिया में देखा था, जो बेरियम सल्फेट बना था वो श्वेत पदार्थ बना था। और जब भी अगर ऐसी कोई विक्रिया होंगी जिसमें एक श्वेत पदार्थ बनेगा और वह अविलय होगा, ऐसी विक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण विक्रिया। तो देखो, ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन विक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और जो जल में अविलय होता है, ऐसी विक्रिया अवक्षेपण विक्रिया कहलाती है। देखो फिर से वही एग्जाम्पल आ गया जो द्विविस्थापन का अंदर था। यानी कि द्विविस्थापन विक्रिया में कुछ विक्रियाएं अगर ऐसी हो जाए जिसमें हमको एक ऐसा पदार्थ प्राप्त हो जाए जो जल में अविलय हो, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाए, जो जल में अविलय हो मतलब जल में घुलता ही नहीं है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम कहेंगे अवक्षेपण विक्रिया। और जो पदार्थ जल के अंदर नहीं घुल रहा उसको हम कहते हैं अवक्षेप, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो देखो फिर से इसकी विक्रिया देखते हैं। ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन विक्रिया, द्विविस्थापन की है ये, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और जो जल में अविलय होता है, ऐसी विक्रिया अवक्षेपण विक्रिया कहलाती है। तो ये रहा एग्जाम्पल। फिर से सोडियम सल्फेट एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन है ये। बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन, जैसे पानी के है, पानी की तरह होंगे दोनों विलयन, दोनों को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो मिलाने पर ये अवक्षेप पदार्थ बेरियम सल्फेट जो है क्रिस्टल के रूप में ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर बाद में, जो कि सॉलिड है, अविलय है, और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर जो अवक्षेप बना है ये इसको कहते हैं अविलय पदार्थ को अवक्षेप। और ऐसी विक्रियाओं को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर आपको और भी डिटेल से 1, 2 और 3 जो अध्याय हैं इनका अगर आपको अध्ययन करना है तो वीडियो में या फिर इस जो चैनल है उसमें ये सारे जो लेसन हैं वो डाले गए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, पास में एग्ज़ाम है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में हम केवल वही क्वेश्चनों का अध्ययन करें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम कम समय में बहुत ही अच्छा मैटर तैयार कर सकें, जिसमें हम आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बार बार ये बात बोल रहा हूँ, वैसे तो बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे पहले आती है आपका क्या काम होता है। जब भी आपको कोने में सब्सक्राइब दिख रहा है, चाहे आप उस पर पेंसिल मारो या फूल मारो या फिर अंगुली दबाओ, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना चाहिए। और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। होंगे अपने बहुत सारे आसपास के इतने सारे मित्र होंगे, तो उनको भी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने को भी ज़रूर बोलें। इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी ये थोड़ा बहुत करना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए। पीएच परिवर्तन के कारण, अगर हमारा जो मुख है उसका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होती है, अगर उसके मान में कुछ परिवर्तन होता है तो दंत क्षय को समझाइए। दंत क्षय, दांत खराब होना, दांत खराब होना। तो देखो दांत खराब कैसे होते हैं, वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो देखो दांत खराब कैसे होते हैं। जो भी हम अगर भोजन करते हैं तो जो भोजन के जो अवशेष हैं या छोटे छोटे कण हैं वो हमारे दांतों के बीच रह जाते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुख में प्रवेश भी कर जाते हैं। वो जो बैक्टीरिया हैं इन भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं। जो छोटे छोटे कण हैं, ऑक्सीकरण का मतलब इनको तोड़ने का काम करते हैं। जब तोड़ते हैं तो ये अम्ल को निर्मोचित करते हैं, मतलब अम्ल बाहर निकालते हैं, बैक्टीरिया अम्ल बाहर निकालते हैं और ये जो अम्ल है हमारे मुख में बढ़ जाता है। जब अम्ल बढ़ जाता है तो हमने ये भी देखा है अध्याय नंबर 2 में, जब पीएच का मान कम होता है तो अम्ल का मान बढ़ता है। तो पीएच का मान कम हो जाता है, या तो ऐसे बोल दो, या फिर अम्ल का मान बढ़ जाता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया अम्ल निकालते जाएंगे तो अम्ल का मान बढ़ गया, अर्थात पीएच का मान क्या हो गया, कम हो गया।
अब ये अम्ल का मान बढ़ गया, तो अम्ल के मान बढ़ने के कारण ये जो अम्ल है वो दांतों के जो ऊपरी परत है जिसको हम एनामल कहते हैं उसको खराब करने लग जाते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं दंत क्षरण। अगर हम चाहते हैं कि ये जो अम्ल है हमारे दांतों को खराब ना करें तो अम्ल के प्रभाव को कम करना पड़ेगा, और अम्ल के प्रभाव को कम करता कौन है, वो करता है क्षारक। तो इसका मतलब है हमको क्षारक युक्त फिर पदार्थ लेना चाहिए। तो जो भी अगर हम दंत मंजन का उपयोग करेंगे वो कैसे होनी चाहिए, क्षारक युक्त। तो जो भी हमारे जो कोलगेट वगैरह होती है वो क्षारकीय होती है, ध्यान रखना, जो उस अम्ल के प्रभाव को क्या कर देती है, कम। अब आइए देखते हैं इसके अंदर में हमको क्या दे रखा है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, जब मुंह का जो पीएच है, जैसे अम्ल का मान बढ़ता जाएगा तो पीएच का मान कम होता जाएगा। तो जैसे अगर 5.5 या 5.5 से नीचे चला जाता है तो अम्ल जो दांत है वो खराब होने लग जाते हैं। दांतों का इनेमल या दंत वलक कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे कि दांतों का इनेमल किससे बना होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये चाहे आपको एबेसद में आए या फिर रिक्त स्थान में आए कि दांतों का इनेमल जो ऊपर वाला जो कठोर पदार्थ है दांतों के ऊपर वाला, ये किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये भी पूछा जा सकता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, वो है हमारा इनेमल, और ये किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जब मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है वो अम्ल उत्पन्न करते हैं, और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसे बचाव किया जा सकता है। अच्छा, भोजन के बाद मुंह की सफाई से इनसे हम जो है बचाव कर सकते हैं। तो सफाई के लिए भी हमको दंत मंजन चाहिए, वो कौन सी चाहिए, मुंह की सफाई के लिए क्षारीय युक्त दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम किसे कहते हैं, तो अमलगम किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास मरकरी होती है या पारद होता है, अगर हम उसकी अभिक्रिया किसी भी अन्य धातु के साथ करवा दें या अन्य धातु में अगर मरकरी को हम डाल दें तो अन्य धातु प्लस मरकरी, इसका जो हमको जो मिश्रण तैयार हो गया उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु बनाते समय यदि एक धातु पारद मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। मतलब अम्लगम किसे कहेंगे कि पारद या मरकरी के साथ अन्य कोई भी अगर धातु अगर उसमें ले आएंगे तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, अम्लगम बनेगा। तो अम्लगम बराबर क्या हो जाएगा, अम्लगम बराबर पारद प्लस अन्य धातु, इसको कहते हैं अम्लगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक जो कि लैब में बनाए जाते हैं, सूचक पहचान करने के लिए कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार, उनके नाम बताने, IMP लगा लेना, बार बार पूछा गया है। तो दो संश्लेषित सूचक, एक तो है मेथिल ऑरेंज, एक तो कौन सा है, मेथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल्फथेलिन, कौन सा है, फिनोल्फथेलिन। तो ये दो संश्लेषित सूचक हो गए। अगला क्वेश्चन है फिनोल्फथेलिन क्षार के साथ क्रिया करने पर कैसा रंग देता है, तो ये देता है गुलाबी रंग। ध्यान रखना, जो फिनोल्फथेलिन जो हमारे पास सूचक है जब भी यह क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हल्के हरे रंग फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4, और क्रिस्टल का मन अभी हमने देखा था कि जल के अणुओं की संख्या, तो आयरन सल्फेट के जो जो जल के अणुओं की संख्या होती है वो 7 होती है, 7H2O। FeSO4 7H2O, इसका जो रंग होता है वो हल्का हरा रंग होता है। और हमने पहले भी ये देखा है और बताया भी है कि जब भी अगर हम क्रिस्टल को गर्म करेंगे और पूरा का पूरा जब जल बाहर निकाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, श्वेत। हल्का हरा रंग आयरन सल्फेट क्रिस्टल जो है 7H2O, इसका रंग कैसा होता है, हल्का हरा रंग होता है।
ये जो हल्का हरा रंग है आयरन सल्फेट को किसकी वजह से है, इस क्रिस्टलन जल की वजह से 7H2। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो होगा क्या कि ये जो आयरन सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट सॉलिड प्राप्त होकर इसका रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद। कैसा हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक हरे रंग का पदार्थ अक्स है, कौन सा है, अक्स, जिसको गर्म करने पर एक श्वेत रंग का पदार्थ है, हमको आयरन सल्फेट प्राप्त होता है। तो अक्स की पहचान कीजिए। तो अक्स की पहचान, अक्स का मान रखना है, तो वो क्या हो जाएगा, FeSO4 7H2। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं, ये प्रश्न है कि जल का विद्युत अपघटन करना है, इसका चित्र पूछा जाएगा। ठीक है, ये कभी इसका वर्णन नहीं पूछा जाता। अगर आपसे पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि जो जल का विद्युत अपघटन है उसका चित्र बनाइए। जल का विद्युत अपघटन करना है, जैसे जल है, एक मग में हम जल ले लेते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, इनका संयोजन एक बैटरी से कर देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से। जो प्लस वाली से जुड़ेगी वो कैथोड, जो एनोड होगी, जो माइनस वाली से जुड़ेगी वो क्या होगी, कैथोड होगी। ठीक है, इसमें 2 छड़ होगी, तो प्लस वाली से तो एनोड, इधर वाली ये कैथोड। ठीक है, इधर वाली जो एनोड और ये कैथोड, एनोड का मतलब हो गया प्लस वाली, कैथोड का मतलब है माइनस वाली। ठीक है, माइनस, इधर वाली तो माइनस हो गई, इधर वाली कौन सी हो गई, प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस। अब जब हम इसका अपघटन करेंगे तो ये 2 गैस से निकलेगी। जल से हमको पता है H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि एक नंबर का ये भी पूछ लिया जाता है कि कैथोड से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, एनोड से कौन सी निकलेगी। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन माइनस को दर्शाती है, हाइड्रोजन प्लस को दर्शाती है। अब देखो, ये जो विपरीत प्रकृति में आकर्षण होता है, तो ये माइनस वाली तो जाएगी प्लस की तरफ और प्लस वाली किसकी तरफ जाएगी, माइनस की तरफ। अब देखो, एनोड वाली जो छड़ प्लस की होती है, तो इसका मतलब इसकी तरफ आएगी माइनस वाली, तो ये ऑक्सीजन आएगी इसकी तरफ। एनोड से तो जाएगी ऑक्सीजन और कैथोड से कौन सी जाएगी, हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे इसका चित्र, बस चित्र ही ध्यान में रखना है, चित्र पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी का पूरा नाम बताइए। स्टार लगा लेना, पीवीसी का पूरा नाम। तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। आगे समझ में। ठीक है, पी का मतलब पॉली, वी का मतलब वाइनिल और सी का मतलब क्लोराइड। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी कहा जाता है, तो POP, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अर्ध का मतलब हो गया आधा, हाइड्रेट का मतलब हो गया जल के अणुओं की संख्या। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4, तो CaSO4 1/2 H2O। अब अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का कि POP निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। बनाते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए POP निर्माण की। तो देखो, ये जो कैल्शियम सल्फेट का जो है क्रिस्टलन अगर लेते हैं जल, तो कैल्शियम सल्फेट 2H2, कैल्शियम सल्फेट 2H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है 1/2 H2। बाकी यहाँ तक तो ये तो सेम ही है। ये यहाँ पर 2 जल के अणुओं की संख्या, यहाँ पर आधा जल के अणुओं की संख्या। तो हमको सिर्फ इसको इतना ही गर्म करना है कि 1.5 जल का अणु बाहर निकल जाए। तो कितने ताप पर गर्म करेंगे, 373 पर, 373 केल्विन पर। तो 373 केल्विन पर हो गया कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2 बच जाएगा। अच्छा, 2 थे, 2 में से आधा यहाँ पर रह गया, कितना बाहर हो गया, 1.5। 2 थे, 2 में से 1.5 बाहर, तो आधा रह गया। अगर आप इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो एक आपके पास अवस्था ऐसी आएगी, ये भी बाहर निकल जाएगा और लास्ट में क्या रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। अभी जो प्लास्टर प्राप्त होता है ना, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहेंगे। जब आप उसको गर्म करेंगे, पूरा ही बाहर निकाल देंगे, तो सिर्फ आपके पास कैल्शियम सल्फेट बचेगा। तो कैल्शियम सल्फेट को हम बोलेंगे मृत तापित प्लास्टर। लेकिन हमको तो केवल ये POP चाहिए, आधा जल का अणु कैल्शियम सल्फेट। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जल के अणुओं की संख्या हो या कोई भी जो हमारे पास विलयन है, अगर उसमें हम अणुओं की संख्या निकालते हैं तो पूर्णांक आती है। जैसे 1, जल का अणु 2, जल के अणु 3, 4, 6, 10, ये पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर ये जो 1.5 है, ये समझ में नहीं आ रहा कि 1.5 जल के अणुओं की संख्या कैसे है। तो कोई भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर 1.5 कैसे आया। 1.5 की जगह होता ही नहीं है 1.5 जल के अणुओं की संख्या, या तो 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4, 10, 20। तो यहाँ पर ये 1.5 कैसे आया।
ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी अगर नहीं आता है, जिसको जानना है तो कमेंट ज़रूर करें, इसका आंसर मैं दे दूंगा कि ये डेड है, आता है कि नहीं आता, कैसे आता है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, पीओपी के 2 उपयोग लिखिए। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग हैं। तो आप जानते हैं पीओपी प्लास्टर करने में, नाम बोलते हैं ना प्लास्टर करने में, सजावटी सामानों में करते हैं, खिलौने बनाने में करते हैं। ये रहा टूटी हड्डी प्लास्टर चढ़ाने में। टूटी हड्डी देखा होगा, हड्डियाँ टूट जाती है, और आजकल तो हड्डियाँ ज़्यादा तो एक्सीडेंट में टूट रही है, हम ये भी देख रहे हैं। चला रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं उधर और इधर से फिर सारा साफ। तो टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, सतह को चिकना बनाने में। अभी बोला ना हमने, प्लास्टर करने में, सतह को चिकना बनाने में। तो ये सब पीओपी से संबंधित क्वेश्चन है, और हो सकता है एग्जाम में या तो इनमें आपको 1 या 2 मिल जाए देखने को, या सूत्र वगैरह कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अरे कमेंट करके तो बताओ क्लियर है। नहीं है तो ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। थर्मिट या तापित अभिक्रिया जिसकी कहते हैं, बहुत गर्म। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हम एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम धातु है, यहाँ पर भी आयरन धातु है, क्या एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा सक्रिय धातु है? तो हम तो कहते हैं कि जी हाँ, इससे ज़्यादा सक्रिय धातु है। तो इसका मतलब है ये इस आयरन को तो हटा देगी और खुद इसकी जगह ले लेगी, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में ये इस आयरन को अलग कर देगी, आयरन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, हमने पढ़ा है अभी कि धातुएं सॉलिड अवस्था में होती है, लेकिन यहाँ पर तो लिक्विड दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर हम आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर ये भी सॉलिड है, जब इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि ये जो धातु प्राप्त होती है आयरन, ये लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो जाती है हमको। आयरन जो है लिक्विड अवस्था में बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। अच्छा, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को हम एक नाम और देख सकते हैं इस प्रकार से, ऊष्मा क्षेपी। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी क्यों? क्योंकि ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ये जो आयरन है लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो रही है। तो आप मेरे को बताओ इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? जैसे 2 पटरियाँ हैं, उनको जोड़ने में कर सकते हैं, वेल्डिंग के रूप में कर सकते हैं, मशीनें पुर्जों में कर सकते हैं, टूटे फूटे सामानों में। तो थर्मिट अभिक्रिया की वजह से अगर परिभाषा आ जाए, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है कि आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है तो आयरन जो है लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग मैंने बता दिया है, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग। और ये संतुलित, अब इसको आपको संतुलित करना है। संतुलित आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा बहुत, कि संतुलित करते कैसे, तो आप लोग कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार, पहले वाले क्वेश्चन पर स्टार है, चाहे तो 2 लगा लो या 3 लगा लो, लगाना आपको है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेयजल, पीने वाला पानी। पीने वाला पानी, उसको अगर हमको पीने योग्य बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके अंदर विरंजक चूर्ण डालना पड़ेगा। जैसे खराब हो गया, इसमें जीवाणु बढ़ गए, तो उसको हमको, जीवाणु को अगर हमको उसमें हटाना है, मारना है, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर विरंजक चूर्ण डाल देंगे। विरंजक चूर्ण मिलती है मेडिकल वेडिकल पर, टेबलेट आती है, ऐसी गोलियाँ आती है छोटी छोटी, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। आएगा भी आगे क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, उपयोग, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? तो देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? कोई 2 प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के नाम बताए। दोनों में हमको बताना है, अम्ल एवं क्षारक है, लेकिन दोनों में प्रबल पूछा है, दुर्बल नहीं पूछा। प्रबल, प्रबल अम्ल तो कौन कौन से हो गए? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक और था नाइट्रिक अम्ल, जो कि इसमें नहीं दिया है क्योंकि 2 पूछा है तो यहाँ पर 2, 3 पूछते तो हम लिख दें।
प्रबल अम्ल को याद करने का तरीका क्या है? हंसना मना है। बोलते हैं ना कक्षा में जब ज़्यादा बातें करते हैं तो बोलते क्या कर रहे हो, हंसना बंद करो, हंसना मना है। हंसना, है से हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, से से हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ना नाइट्रिक अम्ल, हंसना मना है। HCl H2SO4 HNO3। दूसरा है प्रबल क्षार NaOH KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम। साबुन जो है, साबुन क्या काम आता है? नहाने के काम होता है। धोने का वेलकम तो चाहिए नहीं, पहले नहाने का चाहिए। नहाने के काम आता है, तो ये रहा नहाने के काम आता है, ठीक है, नहाने के। NaOH और KOH दोनों ही प्रबल है। ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार। जिनके लास्ट में OH शब्द आपको दिख जाए वह क्या होगा? क्षार होगा। बाकी अगर उसमें हाइड्रोजन होगा लेकिन वो केवल H+ में टूटे तब, जैसे यहाँ पर ये H+ टूटेगा, यहाँ पर H और HSO4- में टूटेगा, तब वो होगा अम्ल। अम्ल की पहचान क्या है? जो H+ साइन दे दे विलियन में। क्षारक की पहचान क्या है? जो OH- दे दे। समझ गए होंगे। अगर आपको डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करना है तो फिर चैनल पर वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझाने की केवल बहुत कम कोशिश कर रहा हूँ, वरना अगर डिटेल से समझेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन करने हैं भी और भी। हाँ, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या होता है जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? या तो ये पूर्ण अभिक्रिया करवाएगा कि इसको अभिक्रिया को पूरी कीजिए, या पहले से पूरी दे देगा, संतुलित करवाएगा। अभिक्रिया को क्या कीजिए? संतुलित। पहला है कॉपर सल्फेट और ये है आयरन। आयरन कॉपर सल्फेट, कॉपर धातु, आयरन धातु, तो क्या बनाएगा? ये इसको हटा देगा कॉपर को और खुद इसकी जगह आ जाएगा SO4 से पहले, तो ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन FeSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट, और ये क्या बनाएगा? कॉपर, ठीक है। तो पहले बिक्रिया हो गई। इसी तरीके से दूसरा ही जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो अम्ल है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अध्याय नंबर 2 में है, देखना रहकर पढ़ना। सोडियम और ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा ये तो, क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ये तो अकेली रहती नहीं है, ये किसी से भी अभिक्रिया कर लेती है दिखते ही, तो ये बना लेगी सोडियम ऑक्साइड। आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको आते होंगे। नहीं भी आता है तो पहला अध्याय आप जरूर जाकर देखें, या फिर आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना कि अध्याय 1 में संतुलित कैसे किया जाता है, वो भी हम पढ़ लेंगे। पूर्ण कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये तो आपको याद हो गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा विक्रियाशील धातु है आयरन। आपने देखा होगा जैसे ये कॉपर है, कॉपर विलेन का काम करता है, विलेन, और ये सल्फेट हीरोइन का काम करती है। किसकी करती है? हीरोइन। तो सल्फेट है सुंदरी हीरोइन, कॉपर ये विलेन है। तो जो विलेन है इसे हीरोइन से शादी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आ कौन गया? हीरो, हमारा आयरन मैन आ गया ना, आयरन मैन हीरो। तो ये होने देगा क्या? नहीं होने देगा। विलेन को तो मार के इधर भगा दिया कॉपर को, और यहाँ पर ये खुद आ गया FeSO4, तो ये आयरन मैन आ गए, यहाँ पर ये हीरोइन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लराज और एक्वारेजिया का संगठन क्या है? अम्लराज या एक्वारेजिया। देखो, अम्लों का राजा अलग है, अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ध्यान रखना, अम्लों का राजा जब पूछे जाए तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और केवल अम्लराज शब्द है। अम्लों का राजा अलग होता है, अम्लराज अलग होता है। अम्लराज का दूसरा नाम क्या है? एक्वारेजिया। इसका एक और नाम है, मेरे को याद नहीं, रॉयल जल। रॉयल जल भी आ सकता है, रॉयल जल। अम्लराज, एक्वारेजिया या रॉयल जल का संगठन क्या है? मतलब अम्लराज को बनाते कैसे हैं? तो ये जो अम्लराज है इसमें हम 2 अम्लों को मिलाएंगे। एक तो मिलाएंगे सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और दूसरा मिलाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन मिलाएंगे कितना? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये 75% लेना है, और ये जो HNO3 है ये कितना लेना है हमको? केवल 25%। अच्छा, ये 75-25 का मतलब क्या है? देखो, अगर पाव के हमारे पास 4 गिलास है, पाव के कितने हैं? 4, तो 3 गिलास तो कम से कम हमारे पास HCl होने चाहिए, और 1 गिलास होना चाहिए HNO3 का। देखो 3 और 1, ध्यान रखना। जैसे HCl में कितने हैं? 3 शब्द है ना, तो 3 इसका याद रखना कि HCl में 3, बाकी 1 इसका हो जाएगा, ठीक है।
तो तब जाकर क्या बनेगा, अम्लराज। ये क्या काम आता है अम्लराज, मैं भी बता देता हूँ इसका उपयोग। कि अम्लराज है, जब भी अगर आप इसमें धातु डालेंगे, जैसे सोना है, प्लेटिनम है, ये उनको गलाने में मदद करते हैं। जो सोने चांदी है, इनके जो कण हैं वो धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं और नीचे पहने में बैठ जाते हैं अम्लराज के अंदर। तो सोने चांदी का जो है गलाने में या उनको चमकाने में ये काम आता है अम्लराज एक्वरेज, जो कि सोनार के पास मिलता है। जब आप उनके पास जाएंगे, सोने चांदी लेकर बोलेंगे कि इनको चमकीला कर दो, तो उसके अंदर डालेंगे और डालते ही जो कुछ ऊपर वाले जो गंदगी वाले जो कण थे वो तो निकल कर अंदर बैठ जाएंगे। अंदर वाले थे वो बाहर आ जाएंगे चमकीले। आप देखकर खुश हो जाएंगे कि वाह, इतनी देर में कितना ये चमकीला हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस चमकीले के कारण जो आपके जो कण उसमें निकले थे सोने के, वो तो वहीं रह गए। तो जो हमारे पास सोने के आभूषण थे उसके बाहर में कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। हाँ, तो कमी हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। तो इन लालच में भी ना है। कभी साफ करने वाले आते हैं ना पाउडर लेकर, भी वो भी ऐसे ही करते हैं, कण बाहर निकल जाते हैं इनके। तो देने से पहले माप ज़रूर लेना कि कितना था, कितने ग्राम था, और वापस लेने से पहले भी एक बार देख लेना उतना ही है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि महिलाएं तो है, वो तो बस देखते खुश हो जाती कि वाह चमकीला हो गया, लेकिन लॉस करके आ जाती है वो। तो चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये तो घरेलू बातें हैं, आप सभी को पता होगा। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? पहले मैं भी ये सोचता था, जब ये चिप्स के वगैरह लेकर आते थे ना, तो उसमें जैसे खोलते थे पूरी हवा निकल जाती थी पूरी, और अंदर निकलता था इतना सा। 5 रुपए के लेकर आओ और वो भरा तो ऐसे था कि वाह पूरी भरी आएगी, और निकलता था अंदर हवा निकल जाती। मैं बोलता कि इसमें ये हवा क्यों भर देते हैं। फिर बाद में पता चला कि उसमें जो चिप्स वगैरह होते हैं उनको जो बचाने, खराब होने से बचाने के लिए उसमें वो गैस कौन सी भरते हैं हम, नाइट्रोजन, अक्रिय नाइट्रोजन, जो किसी से क्रिया नहीं करती और बहुत लंबे समय तक चलाती है उनको, वो ख़राब नहीं होती चिप्स। तब अब जाकर समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो देखो, आलू के चिप्स तेलीय या वसायुक्त आहार है। आलू के चिप्स मतलब तेलीय युक्त होते हैं, और इसका वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीजन से विक्रिया कर उपचयन हो जाता है। अब जो अगर वायु के संपर्क में आएंगे ना तो जल्दी खराब हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाता है इनका, और यह विकृत गंधिता हो जाती है। विकृत गंधिता, खराब गंध आना। थोड़े दिन बाद में जब यह खराब हो जाती है तो उसमें गंध खराब आने लग जाती है। परिणाम स्वरूप इनका स्वाद खराब हो जाता है, स्वाद भी खराब हो जाएगा, यह खाने लायक नहीं रहता है। इसे बचाने के लिए आलू चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आ गई होगी बात समझ में। नाइट्रोजन गैस जल्दी खराब नहीं होने देती, ऑक्सीकरण नहीं होता। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आयनिक यौगिकों के गलनांक के क्वथनांक उच्च के होते हैं। आयनिक यौगिक जिनमें आयनों के द्वारा जो यौगिक बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे NaCl है, सोडियम पर प्लस, धातुओं पर प्लस होती है, क्लोरीन पर माइनस। तो ये जो यौगिक है, जैसे नमक है, इनका जो गलनांक है, मतलब इनको गलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्वथनांक, उबालने के लिए, क्वथन का मतलब है उबलना, उबालने के लिए भी बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो देखो, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब यह शब्द आया है मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण। मजबूत, जैसे हमारे पास कोई भी आयनिक यौगिक है, जैसे NaCl है, Na और Cl, तो ये दोनों आयन बनाएंगे Na पर प्लस और Cl पर माइनस। तो विपरीत प्रकृति के हो गए, आकर्षण बल लगेगा ज़्यादा, तो बहुत ही आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। अब इस बल को हमको तोड़ने के लिए, जैसे दूसरा एक और आएगा NaCl का, NaCl और NaCl जब ये आपस में आ जाते हैं, इनको तोड़ने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी जिसको तोड़ने के लिए, उसका हमेशा गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा, और इसको ऊर्जा बहुत ही कम देनी पड़े, आसानी से टूट जाए, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही कम होगा। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अरे जल्दी बताओ, कमेंट करो। क्लियर है तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में इजाज़त है, और नहीं भी दोगे तो भी मेरे को आगे चलना है ना। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ आगे। ये लो धातु को, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि धातु को ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं। धातु को ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन, धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाती है? धातु को ऑक्साइड। अधातु को ऑक्साइड, अधातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना। तो पहले धातु को ऑक्साइड जो है, तो धातुओं के साथ ऑक्सीजन, जैसे जिंक है,
उसके साथ ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यानी कि एक धातु और उसके साथ ऑक्सीजन। तो ये धातु का ऑक्साइड कहलाते हैं। ये किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। ये किस प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के। और इसी तरीके से अधातुक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ये इसका उल्टा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति के। अधातुक ऑक्साइड का उदाहरण NO2, N क्या है? अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, CO2 गैस, कार्बन भी क्या है? अधातु। तो ये है। अगर इनके बारे में डिटेल से जानना है कि ये अम्लीय क्यों होते हैं, क्षारीय क्यों होते हैं, तो ये चैप्टर 3 देख लेना जाकर, वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, आप क्या सोच रहे थे मैं यहाँ बताऊँगा तो फिर टाइम लग जाएगा ना। आगे आओ, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आया हुआ भी है 2014 और 2016 में। समझ में आ रहा है क्या? कमेंट करके तो बताओ। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ठीक है, उपचयन और अपचयन, रेडॉक्स, रेड और ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब हो गया अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। उपचयन और अपचयन मतलब ऐसी विक्रियाएं जिनमें ये दोनों विक्रियाएं साथ साथ घटित होती है। एक पदार्थ का अगर अपचयित हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक ऐसी विक्रिया जिसमें एक तरफ अभिकारक है, जिनमें से अगर एक का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे एक उदाहरण है, कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड में जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉपर और ये जल बनेगा H2O। अब इसमें देखते हैं ऑक्सीजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण होता है। अगर किसी भी धातु के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयन। देखो कॉपर ऑक्साइड पहले से था इसमें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, यहाँ पर कॉपर ही रह गया। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर रह गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई ना, तो ऑक्सीजन का निकलना, तो बता सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना अभी हमने क्या बोला था? अपचयन। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन। अगर किसी में जाकर जुड़ जाती है तो ऑक्सीकरण। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पर आ गई ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का H2O में क्या हो गया? उपचयन। तो ऐसी विक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आपको पूरी डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करना है तो जाइए वीडियो में, अध्याय नंबर 1 पूरा करवाया हुआ है, जाकर देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, मैंने कहा था ना विरंजक चूर्ण पहले आया था पेयजल को रोगाणु मुक्त करने में, आगे जाकर देखेंगे तो ये आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि। देखो कितने प्रश्न है? विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, एक समीकरण और इसके उपयोग। यकीन मानिएगा इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में छपने वाला है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले उसमें देख लिया था वैसे तो CaOCl2, लेकिन बनता कैसे हमको ये देखना है। देखो बनता कैसे है? शुष्क भुजे हुए चूना, और भुजा हुआ चूना को हमने पहले देखा था। भुजा हुआ चूना एक तो बिना भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर। और अब देखो हमको विरंजक चूर्ण बनाना है, CaOCl2, क्लोरीन गैस भी चाहिए, तो भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से, भुजे हुए चूने पर CaOH पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। तो ये रहा भुजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, ये रहा क्लोरीन गैस, यहाँ से क्या बनेगा? CaOCl2। क्या बन गया? विरंजक चूर्ण, और ये जल का अणु बाहर। उपयोग कहाँ किया जाता है विरंजक चूर्ण का? एक तो वैसे हमने देख लिया था पेयजल में रोगाणु मुक्त करने में, और इसका साथ में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जब भी वस्त्र उद्योग हैं, चाहे वो सूती हो या लिनन के हो, विरंजन के लिए, या कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की जो मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। सीधा सा ध्यान रखना, विरंजन का मतलब हो गया विरंजन, रंगहीन करना, रंग उड़ाना। वस्त्र उद्योग में चाहे वो सूती कपड़े हों या लेनन के हो, उनका रंग उड़ाना हो तो विरंजक चूर्ण कहाँ में लेना है? कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा, जो लकड़ी को जो अगर हमें भूसा तैयार करते हैं काट कर, ठीक है, और वो लुगदी जैसे बना लेते हैं, तो वो जो है उसको रंगहीन करने के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे यहाँ पर? विरंजक चूर्ण का। और साफ कपड़ों के विरंजन के लिए तो भी हम किसका उपयोग करेंगे? इनका। और एक ये भी ध्यान रखना, कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक रूप में, ऑक्सीकरण या उपचायक रूप में ऑक्सीजन को जुड़वाने का काम करती है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 हो गए, 2 काफ़ी है। आ गया होगा विरंजक चूर्ण का। पहले तो निर्माण की विधि, ये रही निर्माण की विधि, ये यहाँ पर, और समीकरण, ये रही इसकी समीकरण, और इसके 2 उपयोग, ये रहे 2 उपयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सोडियम क्लोराइड का बनाना समझाइए आयनिक यौगिकों से। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आप इसमें पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं केवल डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम है एक तरफ और एक तरफ क्या है, क्लोरीन। सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु। तो सोडियम, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि सोडियम 11 नंबर पर आता है और क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। तो सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है पहले वाले कोष में 2 होते हैं, दूसरे वाले 8। तो 8 2 10 तो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और रह गया, 11 नंबर पर आता है, तो एक बाहरी कोष में आता है। तो बाहरी कोष में, सोडियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। अंदर वाले में कितने हो गए, 2 और 8, 10 10 रे 11। क्लोरीन 17 पर आता है, तो पहले वाले में 2 पूरे हो गए, दूसरे वाले में 8 10 और 7 और रह गए, तब जाकर 17 होंगे। ठीक है, तो अब इनकी एक विशेषता होती है, जो कोई भी हमारे पास धातु या अधातु होती है, अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहते हैं, अष्टक नियम पूरा करने चाहते हैं। देखो इसके पास एक है, तो धातुएं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, ना कि लेने का। अब एक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर नहीं सकते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। तो ये यहाँ से देखो 2 8 1, तो ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कितने रह गए, 2 और 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रह गया, 2 और 8, क्योंकि एक यहाँ पर आ गया। लेकिन क्लोरीन के पास देखो, क्लोरीन का कितना था, 2 8 7। लेकिन अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला ग्रहण कर रही है यहाँ पर, तो क्लोरीन माइनस आ गया, 2 8 8। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पीछे वाले पर प्लस रह जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है तो इस पर प्लस रह जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे इस पर माइनस था तो ये माइनस लेकर आएगा, तो क्लोरीन माइनस, 2 8 8 हो गया। ये तो सोडियम धनायन बन गया, धातुएं हैं धनायन बनाती, और ये क्लोराइड ऋणायन, क्लोरीन है ऋणायन। ठीक है, धातु ऋणायन बनाती। अब इसको थोड़ा अगर हम नीचे देखें, मतलब अच्छे तरीके से अगर डिफाइन करना चाहें, तो सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाह्यतम के कोष में 7 थे, तो ये रहे 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो खुद पर प्लस रह जाएगा, तो ये खुद पर तो प्लस रह गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और इस पर क्या आ गया, माइनस, तो कोष्टक में लिख दिया माइनस। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, MgCl2 का आपको निकालना है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार की जिंक धातु के साथ होने वाली विक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया लिखनी है जिंक धातु के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक Zn। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिंक के साथ विक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा, कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2, इधर भी 2, ZnO2, O2 पर भी, ठीक है 2, इधर भी 2, इधर भी 2, लास्ट में Zn अकेला, Na2ZnO2 साथ में हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट का सूत्र आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ विक्रिया पूरी लिखिए, तो पूरी के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा Na2ZnO2 साथ में हाइड्रोजन गैस। RBC 2017 में आया हुआ है, रिपीट हो सकता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, तुरंत कहने की जरूरत ना पड़े, बार बार आप भी समझदार हैं। जो भी अगर आपको इसमें जहाँ तक हो सके, मैंने केवल वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, और आपको शायद इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धातुओं के परिष्करण की विधि, स्टार क्या लगाना है, स्टार, इस पर तो स्टार लगाना ही है। धातुओं के परिष्करण की विधि समझाइए, ऐसे भी आ सकता है कि या फिर तांबे की विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तांबे की, कॉपर विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले जिस धातु का हमको अगर अपघटन करना, परिष्करण करना है, उसी धातु की हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसी धातु का क्या लेते हैं, विलयन। जैसे कॉपर का करना है, यहाँ पर देखना आप, तो पहले तो उसी धातु की एक शुद्ध छड़ लेनी है और एक जिसका करना है वो अशुद्ध छड़। यहाँ पर हमने एक ये बीकर ले लिया, इसके अंदर अब कॉपर का करना है तो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। ठीक है, इसमें एक उसी धातु की शुद्ध छड़ ले ली हमने, शुद्ध छड़ ये रही, और एक अशुद्ध छड़ जिसका करना है, जो पहले से हमारे पास थी उसमें अशुद्धियाँ हैं, उसको हमको शुद्ध करना है। परिष्करण करने का मतलब शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध 100%। हमारे पास 2 छड़ हो गए, एक तो पहले से थी शुद्ध और एक अशुद्ध जिसका हमको करना है शुद्ध।
और उसी धातु का विलयन। अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि जब भी अगर हम बैटरी को जोड़ेंगे तो प्लस वाले से तो कौन सी इलेक्ट्रोड जोड़े और माइनस वाले से कौन सी इलेक्ट्रोड जोड़े। तो ध्यान रखना कि जो एनोड जो हमारे पास कैथोड है उसे शुद्ध धातु की छड़, कैथोड से शुद्ध। तो कैथोड का मतलब क्या होता है, माइनस। देखो ये बैटरी है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से तो जोड़ेंगे कैथोड वाली छड़, माइनस से कैथोड के हो गए ना, तो शुद्ध धातु की छड़ पहले से थी। और जिसका हमको शुद्ध करना है उसको प्लस सिरे से जोड़ना है हमेशा। ये प्लस सिरे से हमने जोड़ दिया, ठीक है। और इसको ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच लगा देते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा बहेगी, और परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ तक बहती है, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस यहाँ पर है और ये माइनस इधर की ओर। तो अब होगा क्या कि ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, और ये भी कॉपर का विलयन है, कॉपर सल्फेट। अब ये जो प्लस वाली छड़ है इससे तो कॉपर नीचे आता जाएगा, और जितनी मात्रा में नीचे आ रहा है उतनी मात्रा से यहाँ से जो विलयन है ना उसमें कॉपर ऊपर चला जाएगा। जैसे 2 अणु आए तो 2 नीचे आ गए तो 2 यहाँ पर चले जाएंगे ऊपर, 4 आ गए नीचे तो 4 इसमें चले जाएंगे। तो जैसे जैसे इसमें ये कॉपर के कण नीचे आते जाएंगे इससे एनोड वाले से, उतनी मात्रा में इस पर ये चिपकते जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि ये जो छड़ है अशुद्ध धातु की छड़, ये कॉपर के कण नीचे आने के कारण ये पतली होती जाएगी, और ये इस पर कॉपर के कण चिपकने के कारण ये होती जाएगी मोटी। तो जैसे जैसे कण नीचे आएंगे उसमें जो भी अशुद्धियाँ होगी वो इसके नीचे आ जाएगी, इसके नीचे। ये लाल रंग की देख रहे हैं ना, तो ये एनोड छड़ के नीचे आ रहे हैं, इसलिए इस अशुद्धि को कहेंगे एनोड पंख, एनोड पंख या मड भी कहते हैं। तो धीरे धीरे ये जो कण है सारे नीचे आ जाएंगे, और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और एक प्रक्रिया जो है, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि उसमें पूरे के पूरे कॉपर के कण जो हैं समाप्त हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे पूरे, और ये छड़ समाप्त हो जाएगी, और ये छड़ हो जाएगी मोटी कैथोड वाली। तो इस तरीके से हमको इसका क्या करना है, परीक्षण करना है, ठीक है। और ये इसमें दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ लेना। और ये जो प्रश्न है उसमें आपको चित्र भी पूछ सकता है, केवल चित्र, तब चित्र आपको इस तरीके से बना कर आना है। अगर वर्णन पूछे तो वर्णन भी कुछ थोड़ा इस तरीके से करके आना पड़ेगा आपको। प्रश्न जो है वो 2 तरीके से आ सकता है कि धातुओं के परीक्षण की विधि समझाइए, ये भी आ सकता है, या विद्युत अपनी परीक्षण विद्युत अपघटनीय परीक्षण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर कॉपर का विद्युत अपघटनीय परीक्षण का विधि जो है वो बताइए। आशा करता हूँ कि आते के समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, बस सीधा प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। स्टार लगा लेना, देखने को मिल सकता है। उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब हो गया जिनमें 2 गुणधर्म पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड, तो कौन से ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु ऑक्साइड जो है, कोई भी धातु ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई, अगर वो अम्ल के साथ भी विक्रिया करता है और वही जो क्षारक के साथ विक्रिया करता है, दोनों ही अवस्था में अगर वो लवण और जल का निर्माण कर देता है तो ऐसे धातु ऑक्साइडों को हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, दोनों से अभिक्रिया करते हैं, दोनों ही अवस्था में लवण और जल का निर्माण करते हैं। तब हम पहचान नहीं पाते कि इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है। देखो जैसे जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, पहले HCl किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल के साथ। धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं वैसा पहले, तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और जल, तो लवण बन गया जिंक क्लोराइड, लवण है, लवण और जल, इसमें भी लवण और जल बन रहा है। कभी जब ये धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो आइए अब क्षारक के साथ करवाते हैं, वही धातु ऑक्साइड ले लिया जिंक ऑक्साइड, क्षारक NaOH, तो ये देखो Na2ZnO2, लवण बन गया ना, सोडियम जिंकेट अभी आया था, और साथ में जल। देखो दोनों, यहाँ पर भी लवण और जल बन रहा है, यहाँ पर भी लवण और जल बन रहा है। वही धातु ऑक्साइड है, पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया और फिर क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाया, और दोनों ही अवस्था में लवण और जल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे दो धातु ऑक्साइड हैं, हम लोग क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइडों को क्या नाम दे देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। आ गया होगा समझ में, सीधा सा ध्यान रखना है। उभयधर्मी ऑक्साइड है क्या, ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड चाहे वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या फिर क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, दोनों में ही लवण और जल का निर्माण करवा देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल याद रखना है, अभिक्रिया याद रखनी है। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, मैंने कहा था कि एक छोटा प्रश्न आया था कि धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो मैंने बताया था धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षार के होते हैं। तो क्षार के कैसे होते हैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अब हमको पता है जो क्षारक, अम्ल और क्षारक को जब हम मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, अफसोस की बात है। तो अब इसमें देखो अम्ल जो है, अम्ल
यहाँ पर लवण और जल बन रहा है, तो अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा? क्षारक के साथ अभिक्रिया करके। तो अम्ल जो है इसका मतलब इधर वाला किसकी तरह कार्य कर रहा है? क्षारक की तरह, क्योंकि क्षारक और अम्ल मिलकर तभी तो लवण और जल बनता है। तो ये जिंक ऑक्साइड किसकी तरह कार्य कर रहा है? क्षारक के साथ। तो इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? जिंक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड की क्षारकीय प्रकृति। आ गया होगा समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहाँ गया? जल्दी चालू हो जाओ। बेकिंग सोडा बनाने की विधि समीकरण है, उसके उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की एक तो हमको क्या बतानी है? विधि समीकरण। ये दोबारा आ गया क्या क्वेश्चन? बेकिंग सोडा शायद लगता है हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो गए होंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे वाला क्वेश्चन बेकिंग पाउडर। लगता है इतने क्वेश्चन थे। हाँ, आज हमारे जो क्वेश्चन है पूरे हो गए, इतने बहुत हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अध्याय नंबर 4 और चलो 4 का लेकर आएंगे पहले अध्याय, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है 1, 2 और 3 लेसन में से। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है और आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपनी पढ़ाई जारी रखना।